और नया जामतारा भरतपुर। दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर का अपना एक अलग इतिहास रहा है। इस शहर को जाट राजा सूरजमल ने बसाया था, जिन्होंने अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, गुड़गांव, इटावा, मैनपुरी और रोहतक जैसी जगहों पर राज किया। अपने कई जिलों और बर्ड सेंचुरी के लिए मशहूर भरतपुर आज साइबर क्राइम का भी गढ़ बन चुका है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 180 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये शहर राजस्थान के बॉर्डर पर मौजूद है और इसका एक कोना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से लगा हुआ है। जामतारा की राह पर चलते हुए इस जिले के कई गांवों ने भी साइबर क्राइम में अपना सिक्का जमाया है। भरतपुर जिले के मेवात इलाके के कई गांवों के लोग इस काम को अपना आज का रोजगार समझते हैं और इस इलाके की गरीबी और एजुकेशन की कमी इन्हें इस काम की ओर धकेल रही है। दोस्तों, यहाँ भी कुछ लोग इस तरह का काम सीख कर आते हैं और फिर गांव के लोगों को भी काम सिखाकर इस साइबर क्राइम के धंधे में शामिल कर दिया जाता है, जिसके चलते आज हर एक घर के सभी लोग इस एक काम में शामिल हैं और इन लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। इसी काम की बदौलत जो लोग एक वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करने पर मजबूर थे और रहने के लिए मिट्टी के घर थे, आज वो मार्बल लगे घरों में ऐश कर रहे हैं। यानी जामतारा की तरह ही यहाँ के लोगों को भी इस साइबर क्राइम ने रोजी रोटी का सहारा दिया है। दोस्तों, यहाँ भी रोजाना पुलिस का आना जाना लगा ही रहता है और लोगों का अरेस्ट होना और फिर बेल पर छूटना भी आम बात है। दोस्तों, भरतपुर के स्कैमर्स जामतारा या मेवात की तरह फिशिंग से लोगों को तो ठगते ही हैं, साथ ही इन स्कैमर्स ने कई और तरीके भी इजाद कर लिए हैं। इनमें से एक तरीका है सेक्सटॉर्शन। यहाँ के लोग लोगों को लालच देकर सेक्स चैट या न्यूड वीडियो कॉल करने के लिए राजी करते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। उन लोगों से कहा जाता है कि अगर एक फिक्स रकम ट्रांसफर नहीं की गई तो ये वीडियो उनके घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक भेज दिया जाएगा। इसके अलावा ये लोग लड़की बनकर लोगों से सेक्स चैट का लालच देते हैं और न्यूड फोटो भेजकर पैसे मांगते हैं। न्यूड फोटो भेजकर लोगों से वादा किया जाता है कि एक फिक्स अमाउंट ट्रांसफर करने पर उनकी चूज की गई लड़की उनसे सेक्स चैट करेगी और जब दूसरी ओर से अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है तब इनकी ओर से रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया जाता है। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। दोस्तों, एक ठगा हुआ इंसान ये घटना शेयर करने से भी बचता है क्योंकि उसे लोगों की बेइज्जती और उनसे जज होने की परवाह होती है और न ही इस तरह के फ्रॉड पुलिस के पास रिपोर्ट किए जाते हैं। इसी के चलते भरतपुर के लोगों का ये धंधा बड़ी आसानी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ लॉकडाउन के दौरान यहाँ से एक और फ्रॉड करने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। ये रैकेट लोगों को ऑनलाइन शराब ऑर्डर करके डिलीवरी पाने की सर्विस दे रहा था। इसके लिए ये रैकेट लोगों से पहले यूपीआई के जरिए पेमेंट मांगता था, फिर पेमेंट मिलने के बाद ये रैकेट लोगों को जवाब देना बंद कर देता था। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक कस्टमर ने बड़ी मुश्किल से बार बार कोशिश करके इस रैकेट तक पहुंचने की कोशिश की। इस कस्टमर ने बड़ी मुश्किल से इन लोगों से कांटेक्ट किया और फिर इन लोगों से बात करने के बाद रिफंड की रिक्वेस्ट की। रैकेट के लोग कस्टमर के बार बार रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करने पर पैसे लौटाने के लिए राजी हो गए और कस्टमर से उसका क्यूआर कोड मांगा। जैसे ही कस्टमर ने अपना क्यूआर कोड शेयर किया, वैसे ही उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए गए। ऐसे ही OLX स्कैम, बैंक ATM कार्ड डिटेल और OTP मांगकर पैसे ट्रांसफर करने का काम भी यहाँ आसानी से हो रहा है। दोस्तों, भरतपुर के लोगों का कहना भी यही है कि यहाँ फिशिंग फ्रॉड तब से ही होना शुरू हुआ है जब से देश में यूपीआई पेमेंट का जन्म हुआ है। इसका मतलब इस तरह की घटनाएं होने का सबसे बड़ा कारण लालच ही है। पुलिस इस तरह के क्राइम पर रोक लगाने के लिए कई बार कोशिश कर चुकी है, मगर लालच के चलते लोग इस तरह के क्राइम का बार बार शिकार होते जाते हैं। इसके साथ ही भरतपुर की लोकेशन भी मेवात की तरह राजस्थान के बॉर्डर पर है। इसी का फायदा उठाते हुए यहाँ के लोग आसानी से मथुरा जैसे जगहों पर क्राइम करते हैं और अपने घर लौट आते हैं। इसी वजह से पुलिस इन्हें ट्रेस करने में नाकाम रहती है। इसके साथ ही ये क्रिमिनल्स ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी लोकेशन काफी दूर है, जैसे कि उत्तराखंड जैसी जगह।
दोस्तों, अब मेवात में भी लोग दूर रहने वालों को अपना टारगेट बनाने लगे हैं। फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठगने के लिए मेवात के स्कैमर्स ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों को टारगेट किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन लोगों को पुलिस से बचने में मौका मिल जाता है, क्योंकि पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। इसीलिए दूसरे राज्यों में क्रिमिनल्स को पकड़ने में स्टेट पुलिस को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि साइबर क्रिमिनल्स की हिम्मत और बढ़ रही है। इसके साथ ही ऑनलाइन या फिशिंग फ्रॉड में कई तरह के पेमेंट गेटवे, वॉलेट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनियां और यूपीआई सिस्टम शामिल रहते हैं। और जो केस पहले से ही क्रिमिनल्स के लोकेशंस बदलने और दूर लोकेशंस का टारगेट ढूंढने की वजह से इतना मुश्किल होता है कि वो इतनी टेक्निकलिटीज की वजह से और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर इन्हीं कारणों से ये केस कमजोर पड़ जाते हैं और आखिर में पुलिस को हार माननी पड़ती है और आम लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। उन्हें न सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि मेंटल स्ट्रेस से भी गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इन सब के अलावा भी पिछले कुछ सालों में कई और तरह के भी साइबर क्राइम और फ्रॉड देखने को मिले हैं। तो आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि वो कैसे किए जाते हैं और उनमें किस तरह के लोग शामिल होते हैं।